नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा 1799 टारगेट हम लोग का यही है, बिहार दरोगा 1799। और उसके लिए जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोग रिवीजन करिएगा। यह टेस्ट सीरीज नंबर दोस्तों 59 है, 59वां नंबर टेस्ट सीरीज है। इससे पहले आपको 58 वीडियो दे चुका हूं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लीजिए। सारे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के अनुसार ही, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही उसको डिजाइन किया गया है। तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। इस टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। जो भी है हम लोग अच्छे से उसको विधिवत पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको कैवल्य कहा जाता है ना, कैवल्य कहा जाता है। जो महावीर ज्ञान प्राप्त किए थे तो पूर्ण ज्ञान उनका कैवल्य कहलाता है। यह कहाँ प्राप्त किया था? कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर की? कुंडग्राम, वैशाली, गया या जिब्बिक ग्राम महावीर को? तो ध्यान रखिएगा, महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था यह जिब्बिक ग्राम, जी हाँ, जिब्बिक ग्राम के पास हुआ था। पूछ देता है कि भैया किस नदी के तट पर, है ना, किस नदी के तट पर? तो ग्राम पूछे तो जिब्बिक ग्राम, नदी पूछे तो ऋजुपालिका नदी, है ना, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वृक्ष भी पूछता है इसमें कि कौन सा वृक्ष था? तो याद रखिएगा साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के निकट नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो तीनों बात आपको ध्यान रखना है। महावीर के बारे में आप जान लीजिए, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कैवे तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर से। इनका जो चिन्ह था, सबका जो 24 थे, 1 से लेकर के 24, उनका चिन्ह था। तो महावीर का जो चिन्ह था वह था सिंह। सिंह आप याद रखिएगा। याद रखना कैसा है, बस इनका नाम याद रखिएगा, महावीर सिंह आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, क्या नाम याद रखना है? महावीर सिंह, ठीक ना, महावीर सिंह। अगर आपको याद है तो आप इनका चिन्ह भी याद कर लेंगे, प्रतीक भी आप इनका याद कर लेंगे। क्लियर है? आइए चलिए आगे दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए प्रश्न जो लाया हूं एकदम मजेदार प्रश्न है। आपको एग्जाम में ये सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु? तो चिकित्सक जो था वह था जीवक। कौन था? जीवक था इनका चिकित्सक। अब आई है बात बिंबिसार की। तो बिंबिसार कौन था भाई? तो यह हर्यंक वंश, कौन सा वंश? हर्यंक वंश के संस्थापक था ये बिंबिसार। हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक ना। बिंबिसार के बाद पूछता है कि बिंबिसार के बाद हर्यंक वंश का मतलब राजा कौन बना, है ना। फिर उसके बाद कौन बना? तो बिंबिसार के बाद बना था अजात शत्रु। नाम याद रखिएगा। हर्यक वंश में अगर आते हैं, यह मगध का सबसे प्राचीन वंश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह हर्यक वंश जो है यह मगध का ये सबसे प्राचीन वंश है। मगध का सबसे ये प्राचीन वंश है ना, सबसे प्राचीन वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक आप जान गए कि बिंबिसार है, ठीक। फिर उसके बाद अजात शत्रु है, फिर इसके बाद है उदयन है, फिर इसके बाद है नागदशक, है ना। तो ये चारों याद रखना है हर्यक वंश का कम से कम, ठीक। चलें आगे, आ जाइए, आते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैसे तो परमाणु सिद्धांत आप जानते हैं जॉन डाल्टन, लेकिन यहां पर भारतीय दर्शन से आप प्रश्न पूछ रहा है, जॉन डाल्टन तो आएगा नहीं, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वैशेषिक जो था इन्होंने ही भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो आपको मिलेगा ना कहीं पूछा मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी राज्य से गोवा को छीना था। बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से सवाल आता है, पिछली बार नगला देवी से आया था ना, नगलापुरम, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो हरिहर टू नाम तो आपने सुना ही होगा। हरिहर टू ने क्या किया था कि बहमनी राज्य से गोवा को इन्होंने छीना था। हरिहर टू महाराजा धीराज की भी उपाधि इन्होंने ली थी। हरिहर टू के बारे में अगर पूछे कि भाई महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी, तो बताएंगे कि महाराजा धीराज की उपाधि लिया था इन्होंने, ठीक ना। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है हरिहर टू के बारे में। यह विजयनगर से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु तो हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली में लूटपाट करता था ये जो पुर्तगाली था ना, ये हुगली में क्या करता था? लूटपाट करता था। तो प्रश्न क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा पुर्तगाली। अच्छा, अब आते हैं पुर्तगाली। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो था, यात्री था, वह था पुर्तगाली। यात्री नहीं, व्यापारी जो था वह था पुर्तगाली। पहले पुर्तगाली आया, है ना। फिर देखिए, पुर्तगाली के बाद आता है डच, ठीक। फिर आता है अंग्रेज, ध्यान रखिएगा। फिर आता है डेनिस, फिर कौन आता है? डेन जिसको कहते हैं। फिर आता है फ्रांसीसी। सबसे पहले आता है पुर्तगाली और जाता सबसे बाद में है। ये देखिए, वास्को डी गामा के रूप में ये आया है ना। वास्को डी गामा खोजते खोजते आया था। कब आया था? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था भारत पहली बार, ठीक ना। दूसरी बार, ये फर्स्ट टाइम आया था। दूसरी बार कब आया था? तो कहा जाता है कि 1502 में आया था दूसरी बार, ठीक। ये आया और गया कब है पुर्तगाली भारत से? तो गोवा को जब रिलीज किया है 1961 में, तब ये गया है, ठीक। वास्को डी गामा आया था भारत केप ऑफ गुड होप मार्ग से। ये भी याद रखिएगा, पूछता है कि वास्को डी गामा किस मार्ग से आया था? तो केप ऑफ गुड होप मार्ग, यानी उत्तम आशा अंतरिप, है ना, इससे आया था। अभी एक सवाल और पूछता है कि केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज किसने की थी? तो बताएंगे बार्थोलोमेओ डियाज ने, ठीक ना। एक प्रश्न और पूछता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका पथ प्रदर्शक कौन था, रास्ता दिखाने वाला कौन था? तो बताएंगे अब्दुल मनीद, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और पूछता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो केरल के जो बंदरगाह कालीकट पर कौन मतलब राजा था जो इसका स्वागत किया था? तो जामोरिन। इतनी बातें आपको कम से कम याद रखनी है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। चले आगे, आइए। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, राज्य हड़प नीति। ये जो डलहौजी जो था, यह रहा 1848 से ये 56 तक रहा। इसमें ऐसे ऐसे काम किए, कांड भी किए, जो समझिए कि ये कहता था कि जिसका कोई संतान नहीं होगा उस राजा का जो मतलब राज है वो हम हड़प लेंगे, ऐसा सिस्टम चला दिया था। जिसमें इसने हड़पा था, नागपुर को भी हड़प लिया था, 1854 में हड़प लिया था नागपुर को। जयपुर को ये नहीं हड़प पाया था। संबलपुर को भी हड़प लिया था, सतारा को भी हड़प लिया था। तो किसको नहीं हड़पा था? तो नहीं हड़पने की बात अगर आए तो बताएंगे भैया कि नहीं हड़पने की बात आया है तो जयपुर को नहीं हड़पा था, ठीक ना। इसने रेल भी चलाया था। डलहौजी ने क्या चलाया था? तो डलहौजी ने रेल भी चलाया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, डलहौजी के बारे में कम से कम इतनी बातें आपको जाननी चाहिए, ठीक ना। चलिए आइए, तो जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जानता था? बहुत अच्छा प्रश्न है।
बेथी, बेथी जो था यह बेगार के रूप में मांगा जाता था। क्या नाम मांगा जाता था? बेथी, बेगार या अवैध उपकर, है ना, कुछ नहीं है तब भी ये मांगा जाएगा वेथी, वेथी, यह बेगार कहलाता था। ये ध्यान रखिएगा, बेथी, मैथी नहीं, सैथी नहीं, बित्ती भी नहीं, वेथी याद रखिएगा। चलिए आइए देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं। नोआखली काल में ये पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे पूछे कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे तो बताएंगे महादेव देसाई, लेकिन नोआखली काल में प्यारे लाल हो जाते हैं इनके सचिव। नोआखली काल में कौन थे सचिव? तो प्यारे लाल थे, तो ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे, है ना, ये प्रश्न पूछता है, अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो उन्हीं के वापस लौटने पर प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है जनवरी की 9 तारीख को। आइए अब आते हैं हम संविधान के कुछ क्वेश्चन पर। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो भारत के संविधान बनने के लिए कौन एक्टिव हुआ तब जाकर के बना? तो देखिए, भारत का जो संविधान था वह भारतीय संविधान सभा के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? भारतीय संविधान सभा के द्वारा बना है, संविधान सभा के द्वारा बना है। इस संविधान सभा में शुरुआती दौर में 389 सदस्य होने वाले थे, 389 सदस्य होने वाले थे शुरुआती दौर में। लेकिन जब इससे मुस्लिम लीग अलग हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो 299 सदस्य इसमें रह जाते हैं, ठीक है ना। संविधान सभा के अगर पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं अस्थायी अध्यक्ष, जो कि सबसे बुजुर्ग होते हैं। 9 दिसंबर 1946 को ये बनते हैं, ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को ये बन जाते हैं। इसके बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक। संविधान सभा है 2 कार्य करती थी, एक तो संविधान का निर्माण, और इसका जो दूसरा भाग था जिसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मौलंकर करते थे, जीवी मौलंकर जो करते थे, है ना, वह संसद का कार्य करता था। यह संसद का कार्य करता था। 2 काम होता था, एक तो संसद का कार्य करना और एक संविधान का निर्माण करना। संविधान में शुरुआती दौर में 389 सदस्य, ठीक ना, ध्यान रखिएगा 389 सदस्य, और दूसरे दौर में जो था जब अलग हो गया तो 299 सदस्य। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसमें हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, 389 में 296 था भारत का, और प्लस मतलब ब्रिटिश भारत कह लीजिए, और प्लस 93 था वह देशी रियासत का था। 296 में 292 जो था वह गवर्नर का था, और 4 जो था वह चीफ कमिश्नरी प्रांत का था। सारे कुछ नोट कर लीजिएगा, पूछता है परीक्षा में, ऐसे सवाल आपको धड़ाक से पूछ देगा, आप नहीं बता पाएंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला, खेला हो जाएगा खराब। आइए चलिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया अंगीकृत? भाई हम बता दिए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में जब अलग हो गया तो 299 सदस्य थे, लेकिन इसमें से 284 सदस्य ने ही इस पर हस्ताक्षर किए और अंगीकृत किया। 284 सदस्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से सवाल बनता है कि भैया कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 इन्होंने हस्ताक्षर किया था। और देखिए कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को लागू करके इसको अंगीकृत, आध्यात्मिक और आत्मार्पित करते हैं, है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा बताया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बाकी पूर्ण रूप से अगर लागू कहे तो 26 जनवरी 1950, अगर पूर्ण रूप से लागू कहता है तो बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो है वह लागू होता है। क्लियर है। चलिए हाँ, आप लोग देखते भी रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा में बहुत जटिल प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर से कह रहा हूं मैं, बिहार दरोगा में बहुत जटिल प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्नों का जो स्तर होता है वो सामान्य से मध्य स्तर का होता है, कुछ प्रश्न जो होते हैं वो उच्च स्तरीय होते हैं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, जो बता रहे हैं वो करिए, रिजल्ट निश्चित
ना है आपका। आइए, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? शपथ या शपथ पत्र का प्रारूप जो दिया गया है वह तीसरी अनुसूची में आपको मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? तीसरी अनुसूची में मिल जाएगा। इसमें मंत्रियों की शपथ का भी उल्लेख है ना। न्यायालय के न्यायाधीश सीएजी के शपथ का भी उल्लेख है। इनके जो पत्र हैं, प्रारूप हैं, वो इसमें आपको मिल जाता है। तो तीसरी अनुसूची आपको ध्यान में रखना है। चौथी सूची में क्या है भैया? तो ये राज्यसभा से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट जो है वह समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची, शिक्षा आपको जो दिख रहा है यह पहले राज्य सूची का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? राज्य सूची का हिस्सा था। 42वां संविधान संशोधन होता है, किस वर्ष होता है भैया? तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में होता है तो इससे धारा 57 से इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड कर दिया जाता है। पहले किस सूची में था? तो पहले यह राज्य सूची में था। ये जो सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, है ना, यह किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है, यह 7th शेड्यूल में है। तो ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची में है। इसमें खास करके पूछता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो याद रखेंगे आपकी, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक ना, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। चलिए आते हैं 13वें नंबर सवाल के ऊपर। आइए, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रीट लागू होती है? अगर आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और आप जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, कहाँ? न्यायालय जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें आपको कौन सा रीट जारी होगा? उसमें जारी होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। ये होता क्या है कि भैया आपने इनको किस बेस पर गिरफ्तार किया गया है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये सिस्टम होता है। तो अवैध अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके खिलाफ जो रीट जारी होगा वह होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर आता है परमादेश। परमादेश रीट आता है जिसमें न्यायालय आदेश करता है कि भाई आप किसके, परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, मतलब मैं आपको आदेश देता हूं, है ना। सीधा पूछता है कि परमादेश का मतलब, कि परमादेश का मतलब कि हम आदेश देते हैं, मतलब जो हम कार्य दिए हैं वो आपको करना होगा। फिर आता है उत्प्रेषण लेख, और एक आता है अधिकार परीक्षा। रीट कितने प्रकार के होते हैं ये पहले प्रश्न आपसे पूछेगा। तो रीट जो होते हैं वो 5 प्रकार के, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, है ना, अनुच्छेद 32 के अनुसार यह 5 प्रकार का रीट होगा, 5 प्रकार का रीट होगा। यह 5 प्रकार का रीट, एक और रीट होता है इसमें, वो उसको कहते हैं प्रतिषेध। कहाँ गया? उसको कहते हैं प्रतिषेध या निषेध, है ना, मतलब रोकने का कार्य करता है। अधिकार परीक्षा मुख्य रूप से ये होता है क्यू वारंटो। इसमें होता है कि अगर कोई अधिकारी या कोई न्यायालय या कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर लेता है तो न्यायालय उससे पूछती है कि भैया आपने किस अधिकार से यह कार्य किया है, आपने किस अधिकार से यह कार्य किया है, वही कहलाता है अधिकार परीक्षा। फिलहाल यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात आई है अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, 32 के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है, लेकिन इन मामलों पर हाईकोर्ट भी रीट जारी कर सकती है। हाईकोर्ट के लिए जो अनुच्छेद बना है वह बना है 226, यानी प्रश्न पूछे कि हाईकोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति, तो 226, सुप्रीम कोर्ट को तो खाली 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है ना, 32 अनुच्छेद को। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकार की बात आई है तो मौलिक अधिकार जानते ही हैं आप कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है ना। अब 32 है तो उसी में आएगा, जाहिर सी बात है भाई। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए,
मैं आपको सीधा बता दूं, कुछ अनुच्छेद बता दूं जो रट लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीय को प्राप्त है। यहां अगर कहिए तो मैं लिख दूं, है ना, 15, 16, 19, 29, 30। देखिए 15, 16 शुरू से है, 29, 30 लास्ट का है और बीच में 1 19 है भाई। ये पांचों अनुच्छेद जो हैं यह केवल भारतीय को प्राप्त हैं। इसके अलावा और जो है मूल अधिकार में वो विदेशियों को भी मिल जाता है। 15 में क्या है भैया, शिक्षण संस्थान में अगर आपको जाति उति के आधार पर आरक्षण मिल जाता है, अब आप विदेशी हैं, क्या पता कौन जाति के हैं, आपको कैसे दे आरक्षण, तो 15 आपका नहीं मिलता है। 16 में है अवसर की समानता, नौकरी में भी आरक्षण मिल जाता है, आप विदेशी हैं, हम आपको क्यों आरक्षण दें, नहीं देंगे। 16। 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की, सभा बनाने की, संगठन बनाने की, कहीं भी बस जाने की, व्यवसाय करने की। अब कोई विदेशी आके कहीं बस सकता है नहीं ना, प्रोसेस है ना उसके लिए, तो हम आपको क्यों दे भाई। 29 और 30 है अल्पसंख्यकों की। 29 में है कि अल्पसंख्यक अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं, अपनी भाषा बोली लिपि की रक्षा करेंगे। अब आप विदेशी हैं, हमको क्या पता आप अल्पसंख्यक हैं क्या है कि नहीं, हम आपको क्यों दें। अल्पसंख्यकों को 30 में है अपने शिक्षण संस्थान चलाने का, खोलने का अधिकार है। अब आप विदेशी हैं, आपको हम क्यों दें, यहाँ शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है ना। तो ये जो सारे हैं यह विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। अब ये अगर जान गए आप तो इसमें से आप ढूंढ लेंगे। देखिए है ना, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की भारत, हाँ, कौन सा अधिकार नागरिक गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, मतलब गैर नागरिकों को उपलब्ध है, तो ये तो नहीं है भैया। देश के किसी भी भाग में घूमने का अधिकार नहीं है, मैं बता दिया अनुच्छेद 19 के तहत। अभिव्यक्ति की, अब आइए संपत्ति अर्जित करने का, आप संपत्ति भी नहीं खरीद करके रख सकते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 वाला है ना, ये सब तो 19 का ही है भाई, तो 19 तो आपको जान ही रहे कि 19 नहीं मिला है। हाँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अभी बता रहा था अनुच्छेद 32 इनको मिलता है। अब इनको अगर गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो भाई नियम तो नियम है, इनके लिए भी मिलेगा। क्यों कर लिया गया है, तो रिट जारी हो सकता है। तो अनुच्छेद 32 इनको मिला है, बाकी अनुच्छेद 19 इनको नहीं मिला है। अब आप क्या कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों छीन लिया गया उसका। देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब कोई विदेश से आया यहाँ आकर के भाषण दे के भड़का तो गलत है ना। अब ये तो केवल भारतीयों के लिए है, जब मैं बता दिया कि 15, 16, 19, 29, 30 जो है वही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। चलिए आइए अब आते हैं ज्योग्राफी के सवाल। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सा गांठ, कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है। अब गांठ बता दिए तो आप जान ही रहे। देखिए भारत का अगर ये वाला भाग पढ़ेंगे तो यहां पर अगर ऐसे आते हैं तो नीलगिरी गांठ है, नीलगिरी गांठ। इधर की भी पर्वत ऐसे मिलती है, यहाँ का भी केरल वाला भी ऐसे मिलता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना। ये नीलगिरी है भाई, क्या है, नीलगिरी। तो यही नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी घाट पर ही ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वह मिलता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। आइए पटांचल, पटांचल कहाँ में है, पाटांचल पाट रीजन, यह झारखंड में है, झारखंड में है। और झारखंड के छोटा नागपुर, किसका, छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर का हिस्सा है ना, ध्यान रखिएगा, झारखंड में है। पटांचल पूछा है बिहार बीपीएससी में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी या भ्रंश खाई से होकर बहती है। आप जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है ना यह भ्रंश घाटी से बहती है। और चूंकि भ्रंश घाटी, देखिए भ्रंश घाटी क्या है, इधर भी पर्वत, ठीक, और इधर भी पर्वत, अब बीच की जो घाटी है तो इसमें इसको ज्यादा गाद नहीं मिल पाता है,
ज्यादा गाद निक्षेप नहीं मिल पाता है और ये आकर के समुद्र में अपना जल जो है वह गिराता है ऐसे करके। ठीक, इसीलिए देखते हैं कि जब गाद नहीं रहता है तो ये डेल्टा का भी निर्माण नहीं करता है। नर्मदा और ताप्ती, यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है नर्मदा और ताप्ती। यह कहां से, रिफ्ट घाटी से या भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखिए, सोन, नर्मदा और महानदी, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। कहां से निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो ध्यान दीजिएगा, अरावली आपको ये मिलेगा, अरावली पर्वत ना, अरावली के उत्तर से निकलता है सोन, जो आकर के आपको गंगा की सहायक नदी बन जाती है। फिर इसके पश्चिमी भाग से निकलता है नर्मदा। कहीं कहीं आपको मिलता है कि महानदी, लेकिन महानदी इसके दक्षिण से नहीं निकलती है, दूरी से निकलती है, दूसरे जगह से निकलती है, लेकिन कहीं कहीं किताब में दे देता है यही। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल आपको अमरकंटक के साथ जाना है। ठीक ना, अमरकंटक के साथ जाना है, याद रखिए। चले आगे, आगे चलें। एक मिनट जरा सा जल ग्रहण कर लूं, है ना, क्योंकि भैया जल ही जीवन है, जानते ही होंगे आप लोग। आइए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। अभी हमने चर्चा किया कि ये जो भ्रंश घाटी से बह रही है, ये डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा निक्षेप नहीं मिल पाता है, मैदानी भाग से तो ये बहते नहीं है, पर्वतों के बीच रिफ्ट घाटी है ना, भ्रंश घाटी से ये बह रहे हैं, तो इनको ज्यादा मिट्टी गाद नहीं मिलता है। ये दो नदियां मिलेंगी आपको, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। बाकी रावी नदी के बारे में आप जानते हैं, रावी नदी के बारे में आप जानते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सप्त सिंधु, सप्त सैंधव वाले में आता है ना। तो ये आपका, आप ये तरीके से मान लीजिए कि पश्चिम की ओर, अब इसको कैसे कह सकते हैं प्रवाहित, क्योंकि ये तो भाई उत्तर भारत से चलती है, हालांकि उत्तर भारत से चल करके और डायरेक्ट पश्चिम नहीं आती है, भारत के उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिम भाग में ये आएगी ना, उत्तर पश्चिम भाग में ये आएगी, लेकिन केवल आपको कह रहा है कि पश्चिम। तो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो नर्मदा और ताप्ती। अब बाकी ये रावी, ब्यास तो ये सिंधु में आकर के मिल जाती है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती, यानी कि 1 व 2, है ना, 1 2 3 नहीं, यहाँ कंफ्यूजन मत पालिएगा, रावी नहीं करिएगा। रावी जो है वो सप्त सैंधव का भाग आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रावी किसका भाग आता है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इधर से आप आएंगे अगर तो देखिए सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी, व्यास, सतलज, ऐसे है सीक्वेंस नदियों का, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? खगोलीय इकाई किसको कहा जाता है भाई? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा जाता है। खगोलीय यूनिट किसको कहा जाएगा? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लूटो को बौना ग्रह बता दिया गया है। बृहस्पति की बात की जाए और अगर चंद्रमा की बात की जाए, तो चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा, ठीक ना। बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पूछता है कि बृहस्पति का स्थान सूर्य से कितने कैवे नंबर पर है? तो ध्यान दीजिएगा, मान के चलते हैं कि ये है सूर्य, ये क्या है, ये सूर्य है, तो सबसे पहले आता है बुध, आता है ना, सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, है ना, फिर आता है मंगल, अब आएगा बृहस्पति, तब आएगा शनि, तब आएगा अरुण, तब आएगा वरुण, अब आ जाएगा बौना ग्रह प्लूटो, है ना। तो अब आपसे क्या पूछा है? बृहस्पति, तो बृहस्पति बता देंगे कि भैया 5वें नंबर पर है ना, ध्यान रखिएगा। प्लूटो, तो प्लूटो एकदम 9वां ग्रह था पहले, अब उपग्रह, अब ये बौना ग्रह आ गया है ना, तो ये भी ध्यान रखना है।
1340-43 ऐसे शायद उसका नाम भी पड़ गया है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर आप समझ पाए तो मजा आ जाएगा इसमें आपको। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है जानते हैं? सूर्य ग्रहण, ध्यान दीजिएगा, जरा सा समझिएगा। माना कि ये सूर्य है, ये क्या है? तो ये है भैया सूर्य, ठीक है, सूर्य है। सूर्य घूमता उमता नहीं है, सूर्य अपने स्थल पर स्थित रहता है, सूर्य स्थित है। अब ये है पृथ्वी, ये क्या है? ये है पृथ्वी, है ना, ये अपना नीला ग्रह पृथ्वी है, अर्थ। अब एक आएगा चंद्रमा, एक आएगा क्या? चंद्रमा, मून। होता क्या है, सूर्य ग्रहण हम लोग कहते हैं जब पृथ्वी पर से हमको सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे सूर्य पर ग्रहण लग गया, सूर्य तो दिख नहीं रहा है। तो सूर्य कब नहीं दिखेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आकर के रोक लिया, नहीं दिख रहा, यहां वाले आदमी को नहीं दिख रहा है, तो ये कहेगा कि अरे सूर्य तो दिख ही नहीं रहा है, लगता है सूर्य पर ग्रहण लग गया है, इसलिए सूर्य नहीं दिख रहा है। कैसे ग्रहण लगा? सूर्य एक तरफ है, पृथ्वी एक तरफ है, सूर्य हमेशा रुका ही, इधर स्थिर ही रहेगा, सूर्य की स्थिति नहीं बदलेगी, मून और अर्थ का चेंज होगा। तो जब मून बीच में आकर के रोक ले, ना देखने दे, तो कहेंगे कि लग गया ग्रहण। लग गया ग्रहण, किस पर लग गया? सूर्य पर, क्योंकि सूर्य दिख ही नहीं रहा है। अब इसके अपोजिट होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में आपको चांद नहीं दिखता है, आधा चंद्र ग्रहण रहेगा तो आधा नहीं दिखेगा, पूरा रहेगा तो पूरा नहीं दिखेगा। चंद्र ग्रहण में क्या होगा समझिएगा, चंद्र ग्रहण में अर्थ तो यही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी यहीं रहेगा। अब चंद्रमा जो यहां था, मून जो यहां था, वो मून आ जाएगा यहां, मून आ जाएगा यहां। अब ध्यान दीजिए, अब आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इधर इधर रहता है चंद्रमा, तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है और यहां से हम लोग को दिख जाता है। अब चंद्रमा आ गया पीछे, अब पीछे आ गया तो सूर्य का प्रकाश तो भाई ये रोक लिया, यहां तो कुछ पहुंचा नहीं, तो चंद्रमा दिखेगा नहीं। तो जब चंद्रमा नहीं दिखता है तो हम लोग कहते हैं जा चंद्र ग्रहण लग गया, चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है। और थोड़ा बहुत अगर कभी दिखता है तो वो हाफ चंद्र ग्रहण कहलाता है, और जब पूरा रोक लेता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, पृथ्वी भी रहेगा, चंद्रमा कभी इधर आ जाएगा कभी इधर आ जाएगा, है ना, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों बदलते रहेंगे। तो यही सिस्टम है। तो क्या कह रहा है, देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। चंद्रमा जो है यह जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। कितना बढ़िया से आप समझ गए, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। चलिए आइए, इनमें से कौन दृश्यता नहीं है, मतलब देख नहीं सकते हैं इसको? आप चंद्रमा को तो रोज देखते हैं भाई। चंद्र देखिए, नंगी आंखों से देखा जाने वाला ग्रह जो है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनको आप आसानी से नंगी आंखों से देख लेंगे, शनि को भी देख लेंगे ना। लेकिन अब पृथ्वी को तो देखेंगे ही, पृथ्वी पर है ही तो उसको तो देखेंगे ही। चंद्रमा को तो डेली देखते हैं। राहु केतु को आप नहीं देखते हैं, ये राहु को आप नहीं देखते हैं, ये नक्षत्रों में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राहु। चलिए, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है यह जीडीपी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है, और जनसंख्या से नहीं संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जीडीपी से संबंधित है। प्रोफेसर राधा कृष्ण, जी हाँ ऐसा ही कुछ नाम है, प्रोफेसर राधा कृष्ण, या हाँ राधा कृष्ण ही नाम है। इन्होंने 1981 में हिंदू वृद्धि दर शब्द को बताया, 1981 में बताया, अमेरिका में इन्होंने बताया जब ये जानकारी दे रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, चलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ कब किया गया? तो ये 1953 में किया गया है, ऐसे ही आपको याद रखना है।
बर्फ का टुकड़ा जब पानी से भरे बीकर में तैर रहा होता है, पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा, जैसे इस गिलास में पानी है, ठीक ना, इसमें बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिए, तो जब टुकड़ा डालेंगे तो पानी का स्तर तो बढ़ जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा, पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। और बर्फ जब पिघल के पानी होगा तो स्तर तो नहीं बदलेगा, स्तर नहीं बदलेगा, यानी कि जो स्तर है वह उतना ही रहेगा, सामान्य रहेगा। समझ गए? तो जल का जो स्तर है भाई क्या होगा? नहीं बदलेगा। जल का स्तर जो है यह नहीं बदलेगा। चलिए आइए, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं तो किस लिए? तो देखिए, जितने भी द्रव होते हैं वो हमेशा टेंशन में रहता है, वो सोचता है कि हम कम से कम जगह छेकें, कम से कम जगह छेकें, और कम से कम जगह छेकने के चक्कर में इतना तनाव में रहता है कि वो गोल बन जाता है। तो वर्षा की बूंद गोल होने का क्या कारण है? टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है कि हम ज्यादा नहीं फैले, कम से कम जगह छेकें, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा राइट आंसर। आइए, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? श्यानता मतलब सीधा जान लीजिए ना कि गाढ़ापन। गाढ़ापन क्या है? गाढ़ापन। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? जल। जल गाढ़ा है क्या? जल बहुत ज्यादा गाढ़ा है क्या? जल नहीं गाढ़ा है। वायु तो और भी नहीं गाढ़ा है, वायु तो और भी नहीं गाढ़ा है ना। उसके बाद देखिए, रक्त, खून, और आता है शहद, मध। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाँ सर, मध जो होता है, असली मध जो मधुमक्खी वाला शहद जो होता है, यह बहुत गाढ़ा होता है, खून से भी ज्यादा, है ना, एकदम गाढ़ा होता है, चाशनी से भी ज्यादा गाढ़ा। तो क्या हो जाएगा? श्यानता सबसे ज्यादा होगी शहद की। ऐसे प्रश्न आप इजीली कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। ये प्रश्न पूछा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साबुन की पतली परत पर रंग का दिखाई देना। अच्छा, आप कभी सर्फ उर्फ से कपड़ा धोइए तो देखिएगा उसका जो बुलबुला है उसको थोड़ा सा प्रकाश मिलाइएगा तो देखिएगा सतरंगी चमकेगा, चमकता है ना। तो वही कह रहा है कि साबुन की जो बुलबुला है इसमें रंगीन चमकना किसके कारण होता है? तो यह कारण होता है व्यतिकरण के कारण, है ना, व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यतिकरण होता है। चलिए, ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठोस से सीधे गैस में क्या है ऐसा जो ठोस से सीधे गैस में बदलता है? कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? तो आपको याद होगा, मैं क्लास जब करा रहा था तो मैं बताया था कि कपूर जो होता है वो ठोस ही होता है। उसको अगर गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वो ठोस से द्रव बनना चाहिए, लेकिन ना, वो डायरेक्ट उड़ जाता है, गैस बन जाता है। ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? ठोस से गैस। अब इसके अपोजिट अगर पूछे भाई कि गैस से ठोस बन जाए, गैस को ठोस बना दे बिना द्रव बनाए, तो ये हो जाता है निक्षेपण। ये इसका जब अपोजिट होता है ना तो ये हो जाता है भैया निक्षेपण। निक्षेपण जिसको आप रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन। याद रखिएगा, जो पॉइंट बता रहे हैं नोट कर लीजिएगा, डिपोजिशन या रिवर्स सब्लिमेशन। आइए, निकट दृष्टि दोष। देखिए ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट में जो दोष है वो आपका ठीक रहेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला चीज आपको दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। जैसे निकट कोई कुछ पढ़ना है तो देख लेंगे, दूर के आदमी आपको धुंधला दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो उसको देखने के लिए आपको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अवतल, अवतल, अवतल। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स। तो क्या है भैया? अवतल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लगाएंगे जब दूर का देखना हो। तो क्यों ऐसा होता है ध्यान दीजिए। जैसे भाई ये मान के चलो कि आपका ये आंख है, ये मान के चलो कि आपका ये आंख है, ठीक ना। अब ये कोई वस्तु है, दूर यहां कोई वस्तु है। अब आपको दूर का तो नहीं दिख रहा है, आप यही नजदीक तक देख रहे हैं, आगे आपको देख ही नहीं रहा है।
तो आपको क्या करना होगा कि दूर को देखने के लिए आपको प्रकाश को फैलाना पड़ेगा। तो ये अवतल लेंस लगाएंगे तो जब प्रकाश आंख से टकरा करके जाएगा तो देखिए ये ऐसे जाएगा यहाँ, और ये ऐसे जाएगा यहाँ, मतलब ये दिख जाएगा ये वाला आपको। और यही अगर ये वाला अगर आप लगा देते हैं उत्तल, तो आंख से प्रकाश ऐसे टकरा के जाता और ये मुड़ जाता, फिर यहीं आकर के मिल जाता, तो और नहीं दिखता, यहीं आकर के मिल जाता, तो ये और नहीं दिखता आपको। तो ये समझ गए होंगे, दूर देखने के लिए अवतल, नजदीक के लिए आप समझ जाएंगे उत्तल। नाई की दुकान में आप गए होंगे, तो नाई की दुकान में देखते हैं कि आप बाल कटाने के लिए बैठते हैं तो आगे भी शीशा पीछे भी शीशा रहता है ना। यही प्रश्न है कि नाई की दुकान में दर्पण रखे जाते हैं समानांतर लंबवत 45 डिग्री पर कि 60 डिग्री पर। कहाँ रखे जाते हैं भाई, कैसा डिग्री होता है पता है आपको? एक उधर रखेगा और एक इधर रखेगा, मतलब दोनों पैरेलल रखेगा, दोनों एक दूसरे के समानांतर रखेगा, है ना। एक इस तरफ और एक इस तरफ, पैरेलल, यानी दोनों समानांतर रहता है। और जब समानांतर आप रखते हैं तो इमेज कितना बनता है, तो इमेज अनलिमिटेड बनता है। इसका उसमें, उसका इसमें, इसका उसका, ऐसे करते करते देखेंगे ना, तो जब झुक के देखेंगे तो बहुत सारा आपका खोपड़ी दिखाई देगा, या आप दिखाई देंगे, अधिकतम दिखाई देंगे, अनंत दिखाई देंगे। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति जो है यह नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति जो है यह नहीं बदलेगी। वेग बदल जाता है, माध्यम बदलने से, जैसे वायु से कांच में जाएगा, जल में जाएगा तो बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, तो भैया तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा, तरंगदैर्ध्य भी यानी वेवलेंथ भी बदल जाएगा, है ना, अपवर्तनांक भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती है। ध्यान रखिएगा, आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती है। चलिए आइए, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 18 और न्यूट्रॉन 20 हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 ही होगा, तो 18 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन यानी कि 38। क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो 38 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों भाई हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये 1/2H2O दिखाई दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, और जिप्सम, जिप्सम रहे तो केवल 2H2O होता है। ध्यान रखिएगा, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O तो क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O तो हो जाएगा जिप्सम, ये हो जाएगा जिप्सम। और हाफ H2O होगा, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O तो ये हो जाएगा क्या? हाफ मतलब 1/2, ठीक ना, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? या उसके पहले अगर 2 लगा रहे तब भी, यहां से अगर आप हटा देते हैं तब भी चलेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु प्रमुख गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु देखिए, प्रमुख गैस की अगर बात करते हैं तो ग्रीन हाउस में मुख्य भूमिका निभाने वाला जो है ना, वह तो है वही कार्बन डाइऑक्साइड। वह कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु मुख्य भूमिका निभाने वाला जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी सारे गैस महत्वपूर्ण हैं, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन सभी हैं, लेकिन मुख्य है CO2। चलिए, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है भैया मीथेन। मीथेन है CH4, है ना, CH4। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन है, CH4। चलिए, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम, कमल का फूल जानते ही होंगे ना, निलंबो नुसिफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा, ठीक ना। अब लास्ट में हम लोग कुछ करंट अफेयर देखेंगे। टाइफाइड जो होता है वह कैसे होता है? तो जानते हैं कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, और ये जब आप दूषित पानी पी लेंगे ना, ये अब ऐसे भी पूछता है कि इनमें से कौन सा रोग या कौन सी बीमारी दूषित जल के सेवन से होता है। तो याद रखिएगा, टाइफाइड जो है, टाइफाइड यह साल्मोनेला टाइफी, इसमें आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, और दूषित जल पीने से आपको ये
टाइफाइड जो है वो होता है। इसको इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मियादी बुखार भी कहते हैं। 1 मिनट लग रहा है, कनेक्शन इसका चला गया है। तो इसको क्या कहते हैं? मियादी बुखार कहते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, ये तो आप जान ही गए। चलिए आगे चलते हैं। भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। ये आप जानते होंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो देहरादून है। 1 मिनट, वन अनुसंधान कहाँ में है भैया? तो वन अनुसंधान देहरादून में है, ठीक ना। और चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। लाल सिंधी किसकी नस्ल है? अरे भाई, लाल सिंधी किसकी नस्ल है? तो लाल सिंधी जो है वो गाय की नस्ल है। नस्ल से एक प्रश्न पूछता है, और नस्ल पर हम वीडियो आपको दे चुके हैं। नस्ल पर हम आपको वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। नस्ल से सवाल पूछता है। माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं ना। कहीं कहीं इसके आंसर में परिवर्तन मिला है, हमने देखा है। वैसे मैं अगर बता दूं चाहूं तो, माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? कहीं कहीं पर ऑप्शन देता है रिकेलिस्ट्रेंट, है ना। तो इसको अभी हम लोग रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ डाउट है। अब जब डाउट है तो छोड़ ही देते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय जो होता है, दांतों का क्षय होता है, यह होता है बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। ध्यान रखिएगा, कैसे? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। किसके लिए? टिटनेस के रोकथाम के लिए। तो ये भी क्लियर हो गया। आइए कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न हैं, ध्यान दे देते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो अभी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइप्रस ने दिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ध्यान रखिएगा, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न टपक जाएगा एग्जाम में, इसको मैं लगा रहा हूं स्टार। और काली जो टाइगर रिजर्व है यह कर्नाटक, कहां में? काली टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आओ भाई आगे आ जाओ। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू किया है? यह साइप्रस, जो अभी मोदी जी को दिया था, निकोसिया वाला, है ना। ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी की अगर बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। साइप्रस, निकोसिया, इटली, रोम जानते ही हैं, और यूनान का एथेंस, तो ये सब जानते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण जो है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स का जो पहला संस्करण है यह तमिलनाडु की चेन्नई में, कहां में? तमिलनाडु के चेन्नई में यह आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? आइए, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह भी इंपॉर्टेंट है। और काली और गंगोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में और काली कर्नाटक में, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों रट लीजिएगा, काली भी और गंगोत्री भी। ऐसे जितने टाइगर रिजर्व आए या ऐसा वेटलैंड्स आए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद करिएगा। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाए। आइए, भारत का पहला एकीकृत एपिकॉन ई वेस्ट इको पार्क कहां में विकसित किया जा रहा है? तो यह दिल्ली में किया जा रहा है। कहां में किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, और बढ़िया प्रश्न है ये। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो खान क्वेस्ट जो हुआ था यह हुआ था आपका मंगोलिया में। कहां में हुआ था? मंगोलिया में। इसमें इंडो भारत की सेना भी शामिल हुई थी, है ना, भारत की सेना भी शामिल हुई थी। और ये कहां में हुआ था? इंडो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 मंगोलिया में हुआ था। जापान की राजधानी टोक्यो, है ना, टोक्यो। रूस के मॉस्को, मंगोलिया का उलान बटोर, याद रखिएगा, राजधानी से भी प्रश्न पूछता है भैया, उलान बटोर। और कतर का दोहा, है ना। राजधानी पर एक वीडियो दे दूंगा, परेशान मत होइए, मैक्सिमम चीजें याद भी हो जाएंगी। तो चलिए, 50 प्रश्न का टारगेट है, 50-50। अब कुछ लोग कमेंट इसमें करेंगे कि सर 100-100 रखिए। देखिए 50 प्रश्न में लगभग घंटों लग जा रहा है, 100 प्रश्न में 2-2, ढाई घंटा, आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो उसी के हिसाब से मैं 50-50 प्रश्न आपको डेली, चूंकि एक दिन पढ़ने से नहीं होता है रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम खाली 50 को कर ले तो हो जाएगा, नहीं, आपको इसी को आप कंटिन्यू रखिए ना।
इसी को आप रखें कंटिन्यू, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। तो ये दे ही रहे हैं, साथ ही साथ मैंने कहा है कि टॉपिक वाइज भी एक एक वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा भैया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें आया कि देश राजधानी तो राजधानी, इसमें आ गया कि मुद्रा तो मुद्रा से, है ना, मूल अधिकार तो मूल अधिकार, प्रस्तावना तो प्रस्तावना, या कोशिका तो कोशिका, राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय, बैंकिंग सेवा तो बैंकिंग सेवा, है ना, पर्वत पठार पहाड़ नदी झरना झील तो करा ही रहा हूं, कराऊंगा, एक एक टॉपिक में करा दूंगा। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।